नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। इसके पहले मध्य प्रदेश का भूगोल वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही पार्ट उसका बचा हुआ है, उसको हम और कभी अगले वीडियो में देख लेंगे। आज से हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को और इसमें हम कंप्लीट मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करेंगे। साथियों, जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो जिन्होंने भारत के इतिहास का अध्ययन कर लिया है उनको काफी सरल और सहज तरीके से समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में वो यहाँ पर रिलेट कर सकेंगे कि कहां पर कौन सी रियासत रही होगी, कौन सा वंश रहा होगा, प्राचीन इतिहास में क्या रहा होगा, मध्यकालीन इतिहास में क्या रहा होगा और आधुनिक इतिहास में क्या क्या रहा होगा। इस तरीके से वो यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यहाँ पर काफी सरल तरीके से, सही तरीके से यहाँ पर समझा जा सकेगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा, यहाँ पर प्राचीन इतिहास क्या रहा, मध्यकालीन इतिहास क्या रहा और आधुनिक इतिहास क्या है। तो देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक हम इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं कि इतिहास के बारे में पढ़ना क्या होता है। जब इतिहास को पढ़ा जाता है तो इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से या अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटा जाता है। एक रहता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा रहता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा रहता है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को ही इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं और प्राग ऐतिहासिक काल के बाद सीधे हम आते हैं ऐतिहासिक काल पर और इसी ऐतिहासिक काल को इतिहास या प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसी में आता है वैदिक काल और वैदिक काल से हम अध्ययन शुरू करते हैं। जो बीच का पोर्शन है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इससे संबंधित कोई भी स्थल मध्य प्रदेश में नहीं मिला। इसको अभी आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों। देखिए, जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रारंभ के अगर हम मानव की बात करें तो सामान्यतः जो मानव रहा होगा उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान तो नहीं रहा होगा। जब पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था तो हम कैसे समझे कि उस समय का मानव क्या करता होगा। तो देखिए, मान लीजिए हमें आज से लगभग 5 लाख 10 लाख वर्ष पुरानी कोई कुल्हाड़ी मिलती है, कोई गुफा मिलती है, तो हम उससे क्या समझ सकते हैं कि इस कुल्हाड़ी का उपयोग या तो वह शिकार में करता होगा या फिर वह जंगलों की कटाई में करता होगा। दूसरा, कोई गुफा मिली तो हम उससे समझ सकते हैं कि इस गुफा में वह निवास करता होगा। तो जब लिपि नहीं मिली, उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो हम वहां से जो भी वस्तु मिली उस वस्तु के आधार पर समझकर ही उस समय के काल का निर्धारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। अर्थात जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उसके द्वारा जो भी वस्तु उपयोग में लाई गई उन वस्तुओं के द्वारा हम समझ सके कि यह किस तरीके का मानव था, क्या करता होगा, किस तरीके से अपना जीवन यापन करता होगा। उन चीजों को उन्हीं वस्तु के आधार पर समझा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? इसी प्राग ऐतिहासिक काल में आता है ताम्र पाषाण काल। इन दोनों को अभी हम समझेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की ओर। तो देखिए, पहले मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो गया। लेकिन इस मानव को जो पढ़ने लिखने का ज्ञान था, इसके द्वारा जिस लिपि को लिखा गया, आज के इतिहासकार उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। जब इतिहासकार उस लिपि को नहीं पढ़ पाए तो परिणाम स्वरूप हमें यहां पर भी जो वस्तुएं मिली उन्हीं वस्तुओं के आधार पर अनुमान लगाना पड़ा। तो ऐसा इतिहास जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का तो ज्ञान था, लेकिन उसके द्वारा जिस लिपि को लिखा गया उसे हमारे इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। परिणाम स्वरूप वहां से जो भी वस्तुएं मिली, चाहे खुदाई में वहां पर कुल्हाड़ी मिली, भंवर मिले, मुद्रा मिली, इन सभी चीजों के आधार पर अनुमान लगाकर हमने वहां के इतिहास को जाना। तो ऐसे इतिहास को कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। और इस इतिहास या इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से।
आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला है ऐतिहासिक काल। तो अभी तक के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हुआ, लेकिन उसकी लिपि को हम नहीं समझ पाए थे। लेकिन जो ऐतिहासिक काल का मानव है, इस ऐतिहासिक काल के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, इसने अपनी लिपि को लिखा और हमारे इतिहासकार इस लिपि को पढ़ने में भी सक्षम हुए, समर्थ हुए। परिणाम स्वरूप यहाँ के इतिहास का अध्ययन हमने ग्रंथों से भी किया और वहां की वस्तुओं से भी किया। जैसे आपके वेद हैं, वेद आपके ऐतिहासिक काल से संबंधित है, उपनिषद है, उसके अलावा अन्य जो भी ग्रंथ है जिनको पढ़कर हमने वहां के इतिहास का अनुमान लगाया या वहां के इतिहास को समझा। तो ऐसा इतिहास जहां के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, उसके द्वारा जो लिपि को लिखा गया उसे हम पढ़ सके, ऐसे इतिहास को कहा गया ऐतिहासिक काल। तो अगर क्वेश्चन बनता है भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में या मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में, तो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि वह काल कौन सा था जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो वह है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था लेकिन इतिहासकार उनके द्वारा लिखी गई लिपि को नहीं पढ़ पाए, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसा काल जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था लेकिन इसके साथ ही इतिहासकार उसकी लिपि को भी पढ़ पाए, उसे कहा गया ऐतिहासिक काल। तो तीनों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है आपका पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल का महत्वपूर्ण उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक काल का उदाहरण है आपका वैदिक काल के बाद आज तक का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को, उसके बाद आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल पर, और आद्य ऐतिहासिक काल को हमें क्यों नहीं पढ़ना उसको भी हम यहीं पे समझेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पाषाण काल। जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं, तो यहां पर हमें दो काल से संबंधित महत्वपूर्ण नगर मिलते हैं। एक रहता है पाषाण काल, दूसरा रहता है ताम्र पाषाण काल। और चूंकि ये दोनों भाग है प्राग ऐतिहासिक काल के, तो हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नगर मिलते हैं। तो सबसे पहला है पाषाण काल। पाषाण जिसका अर्थ होता है पत्थर या स्टोन, इसे स्टोन एज कल्चर पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 4 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे कहा गया पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर से संबंधित काल, अर्थात ऐसा मानव जब वह अपना जीवन यापन पूर्णतः पत्थरों द्वारा करता था, अर्थात उसका पूर्णतः जीवन पत्थरों पर आश्रित था। वह यहाँ पर पत्थरों के औजार बनाता था, शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, चाहे वह यहाँ पर रहने के लिए जिस गुफा का निर्माण करता था वह भी पत्थरों की होती थी। अर्थात मानव का संपूर्ण जीवन जिस समय पत्थरों पर आश्रित था उसे कहा गया पाषाण काल। तो पाषाण काल का समय है 4 लाख से 4000 ईसा पूर्व तक का काल। ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक रहता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में जैसे जो मानव है सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करता था, तो इसने सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों के उपयोग किए होंगे। मध्य पाषाण काल में आते आते इन पत्थरों का आकार छोटा हुआ, इनको यहाँ पर फलक निकलने लगे, अर्थात इनको तोड़कर यहाँ पर औजार बनाने लगे। नव पाषाण काल में आते आते मानव ने यहाँ पर खेती करना प्रारंभ किया, अर्थात विकास का क्रम आगे की ओर बढ़ा। तो 4 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मानव की ये क्रियाएं यहाँ पर होती रही। यहीं पर आपका आविष्कार होना प्रारंभ हुआ, पहियों का आविष्कार होना प्रारंभ हुआ, खेती होना प्रारंभ हुआ। ये सभी चीजें इस समय से संबंधित है। अगर आपको पाषाण काल और भी डिटेल में पढ़ना है या इन प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को और भी डिटेल में समझना है, तो मैंने यहाँ पर इतिहास को जब पढ़ाया हुआ है, इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इससे संबंधित जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। लेकिन मोटे तौर पर हमने समझने का प्रयास किया कि पाषाण काल वे काल है जब मानव का पूर्ण जीवन पत्थरों पर आश्रित रहा था या रहा होगा। अब हमारे मध्य प्रदेश में इससे क्या क्वेश्चन बनने हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित 2 या 3 प्रमुख नगर मिले हैं। एक है आदमगढ़,
जो पहला नगर मिला है ये मिला है आदमगढ़, यह है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अभी हमने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, उसका मध्य पाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़ जो कि है होशंगाबाद जिले में। इसके साथ ही आदमगढ़ से गुफा शैल चित्र भी प्राप्त हुए, अर्थात गुफाएं प्राप्त हुई, उन गुफाओं में विभिन्न चित्र उकेरे गए उस समय के मानव द्वारा, वे प्राप्त हुए आदमगढ़ से। तो अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, तो आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है, होशंगाबाद जिले में। मध्य पाषाण कालीन स्थल है, इसके साथ ही गुफा शैल चित्र के जो चित्र हैं वे कहां से प्राप्त हुए, वे प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से। ठीक है, अगला स्थल देखते हैं भीमबेटका। अधिकतर आपने नाम सुना ही होगा। भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और यहां से गुफाएं, शैलाश्रय, इस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही उस समय के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति कैसे, यहां पर इन्होंने जो गुफाएं बनाई इसमें अधिकांशतः हमें चित्र मिले, जैसे उस समय हिरण वगैरह इन चीजों के इन्होंने चित्र उकेरे, तो अधिकांश यहां पर शैलाश्रय शैलों पर चित्र दिखाई दिए, जिसके कारण उस समय के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति भी हमें प्रदर्शित हुई। परिणाम स्वरूप अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति या पाषाण कालीन मानव, प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति कहां पर प्राप्त हुई, तो भीमबेटका। भीमबेटका कहां है, रायसेन जिले में। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन बनता है प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं व शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुई, अधिकांश शैल चित्र कहां से प्राप्त हुई, तो वह हुई है भीमबेटका जो कि है रायसेन जिले में। नेक्स्ट है मामा भांजा शैलाश्रय। अगर इसकी बात करें तो यह है पनार पानी स्थित, और यह आता है पचमढ़ी, जो है आपका पचमढ़ी के पास ही है यह शैलाश्रय। इसमें यहां पर 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इन तीनों स्थलों को हमें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन बनता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। पहला है आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में, भीमबेटका रायसेन जिले में, मामा भांजा शैलाश्रय पनारपानी या पचमढ़ी में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल में जैसे पहले मानव यहां पर पत्थरों का उपयोग करता था, यहां पर पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग करने लगा, अर्थात वह काल जहां पर मानव द्वारा पत्थरों के साथ साथ तांबा जो धातु है उसका भी उपयोग करना प्रारंभ किया, उसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। 2000 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक का काल कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। जो ताम्र पाषाण काल है इससे संबंधित नगरों के महत्वपूर्ण नाम है, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखते हैं। पहला नगर प्राप्त हुआ है कायथा। कायथा है उज्जैन जिले के अंतर्गत यह नगर आता है, वो जो छोटी सिंधु नदी है या सिंध नदी है उसके तट पर बसा हुआ है कायथा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ताम्र पाषाण कालीन मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल है, तो वह है कायथा। या प्राग ऐतिहासिक कालीन ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो कायथा, यह है उज्जैन में। कायथा की अगर हम बात करें तो यह पहली ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है। इसके साथ ही वराहमिहिर की जन्मभूमि भी यह मानी जाती है। तो ध्यान रखना, वराहमिहिर की जन्मभूमि कायथा, पहली ताम्र पाषाण कालीन बस्ती कायथा कहां पर है, उज्जैन जिले में। इसके साथ ही यहां पर हमें तांबा जो धातु है उससे संबंधित यहां पर हमें विभिन्न औजार मिले, कुल्हाड़ी मिली, तो ये सभी यहां से प्राप्त हुए। ताम्र पाषाण काल से संबंधित दूसरा स्थल मिला है सागर जिले से। सागर जिले में है एरन, जिसका प्राचीन नाम है एरिकेन। तो एरन या एरिकेन सागर जिले में है, जो कि यह आपका ताम्र पाषाण कालीन स्थल। नेक्स्ट बात करते हैं नवदा टोली। नवदा टोली है महेश्वर में, महेश्वर आता है खरगोन जिले के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, नवदा टोली, महेश्वर में, खरगोन जिले के अंतर्गत। अगर यहां की बात करें तो यहां से लाल काला मृदभांड के साक्ष्य मिले, अर्थात घड़े वगैरह प्राप्त हुए उस समय के, लगभग आज से 200 से 900 ईसा पूर्व के टाइम के। काले या लाल रंग के ये घड़े थे। इसके साथ ही यहां से कच्ची झोपड़ी जो रहती थी आपकी, झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और सुनियोजित नगर भी यहीं से प्राप्त हुए हैं।
आगे की ओर अगर हम बात करें तो खेड़ीनामा स्थल होशंगाबाद जिले से प्राप्त हुआ है, औरा ये मंदसौर जिले से प्राप्त हुआ है, और उज्जैन से 2 नगर और भी प्राप्त हुए हैं, एक है डोंगवाला, दूसरा है नागदा। डोंगवाला और नागदा उज्जैन से संबंधित है और ये भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। तो इसमें हमें अब ध्यान क्या रखना है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखना है और ये वर्तमान में कहां पर है। एक बार हम देखते हैं, कायथा जो कि है उज्जैन जिले में, एरन जो कि है सागर जिले में, नवदा टोली जो कि है महेश्वर खरगोन जिले में, खेड़ीनामा होशंगाबाद जिले में, औरा इसका नाम आवरा भी मिलता है, यह है आपका मंदसौर जिले में, डोंगवाला और नागदा यह है उज्जैन जिले में। तो उज्जैन में आपके 3, कायथा, डोंगवाला, इसके साथ ही नागदा। तो इन्हें ध्यान रखना है कि ताम्र पाषाण काल के स्थल कौन से हैं और पाषाण काल के स्थल कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें सिर्फ इतनी बातों को ध्यान रखना है। आगे की ओर जैसे कि हमने कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो इतिहास आता है वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल क्यों नहीं पढ़ना है उसको हम समझते हैं। तो अभी हमने देखा था कि ऐसा इतिहास जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था लेकिन उसकी लिपि को हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका उदाहरण हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। तो साथियों, अगर आपने भारत के इतिहास का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर मिले कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर मिले। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, उसके साथ ही यहां पर आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ही भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नगर मिले। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर मिले। लेकिन कहीं भी हमें मध्य प्रदेश राज्य से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर देखने को नहीं मिले। जब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर मध्य प्रदेश में नहीं मिले, परिणाम स्वरूप हम मध्य प्रदेश के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन नहीं करते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल का हमें या कहें जिस काल के लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था और हमारे इतिहासकार उनकी लिपि को पढ़ पाए, उसे कहा गया ऐतिहासिक काल या इतिहास। इसे ही प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो हम आते हैं प्राचीन इतिहास पर। जो प्राचीन इतिहास है इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले वैदिक काल को। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 600 बीसी इसका टाइम पीरियड समय है। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ते हैं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी तक। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये हमारा भारत, जब आर्य लोग, आर्यों की संस्कृति है वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, उसे ही हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जिस समय वेदों की रचना हुई तो वैदिक काल है आर्यों की संस्कृति। और आर्य जब आए तो आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सेंधव क्षेत्र या 7 नदियों का क्षेत्र। तो जब भारत में आर्य आए तो आर्यों ने सबसे पहले इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया, यहां पर आकर बसने लगे। और जब यहां पर वे आए उस समय टाइम था 1500 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक रहता है ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा रहता है उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईसा पूर्व के समय भारत में आर्यों का आगमन होता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य यहां पर रहते हैं। इसे कहते हैं सप्त सेंधव प्रदेश। तो देखिए, यहां पर हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं आता है। परिणाम स्वरूप यहां पर अभी तक आर्य नहीं आए। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल से संबंधित मध्य प्रदेश में स्थल नहीं मिले। इसके पश्चात बात आती है उत्तर वैदिक काल की। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल। इस समय क्या होता है कि यहां पर लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज यहां पर एक क्रांति लाता है
इस क्षेत्र में थे अधिकांश जंगल। इसे कहा जाता है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। यहां पर जंगलों की कटाई के लिए इन्हें एक कठोर धातु की आवश्यकता थी और यहां पर लोहे की जैसे ही खोज होती है, लोहे के द्वारा यहां पर विभिन्न औजार बनाकर जंगलों की कटाई करना प्रारंभ करते हैं और इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ होता है। यहां पर आर्य आकर बसने लगते हैं। अब जब आर्य यहां पर आए तो हम जानते हैं यहां पर ही हमारा मध्य प्रदेश है, तो इस क्षेत्र में आकर आर्य आकर बसने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम मध्य प्रदेश के इतिहास में वैदिक काल तो पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक काल का जो दूसरा भाग है इसे दो भागों में बांटा जाता है। उस दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उस उत्तर वैदिक काल से मध्य प्रदेश के इतिहास में हम उसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो वैदिक काल के बारे में हम अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम सिर्फ समझते हैं इसको। दूसरा है महापाषाण युग। देखिए, महापाषाण युग की बात करें तो 1700 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है महापाषाण काल या महापाषाण युग। अब इसे हमें क्यों पढ़ना है? इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियां, अर्थात दक्षिण भारत में आपको विशाल पाषाण बहुत बड़े बड़े पत्थरों की समाधियां प्राप्त हुई, उन्हें महापाषाण स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में इसका क्या कार्य है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिले से हमें ठीक ऐसे ही स्मारक प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप यहाँ पर दो जो जिले हैं इनको हम महापाषाण युग से संबंधित मानते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि महापाषाण युग से संबंधित मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, तो एक है सिवनी, दूसरा है रीवा। सिर्फ इतना ही हमें महापाषाण युग में पढ़ना था। दूसरा है लौह युगीन संस्कृति। लौह युगीन संस्कृति 1000 बीसी या 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है और ऐसा भी हमने देखा कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का आगमन होता है और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल रहता है। इसके पश्चात 1000 ईसा पूर्व में यहाँ पर अतरंजी खेड़ा एक स्थान है जहां पर लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज के कारण यहाँ पर एक क्रांति आती है, यहाँ पर क्षेत्रों का विस्तार होना प्रारंभ होता है। परिणाम स्वरूप जैसे ही 1000 बीसी ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है, लोहे के कारण यहाँ पर लौह युगीन संस्कृति का प्रारंभ होता है और ये प्रारंभ होता है 1000 बीसी 1000 ईसा पूर्व से। एक फैक्ट है जिसे हमें ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि भारत में मानव उपस्थिति का, मध्य प्रदेश में बात नहीं कर रहे, संपूर्ण भारत में बात कर रहे हैं। भारत में मानव की उपस्थिति का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ है हथनोरा से। हथनोरा सीहोर जिले के अंतर्गत आता है और यह नर्मदा घाटी के पास है। तो नर्मदा घाटी से, हथनोरा से यह प्रथम साक्ष्य मानव उपस्थिति का प्राप्त हुआ है, जो होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है या यह स्थल है जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इसे प्राचीन मानव की संज्ञा दी गई और चूंकि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ तो इसे नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन जो मानव है, इस प्राचीन मानव के कपाल का जो टुकड़ा है ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। अर्थात भारत में मानव की उपस्थिति का सबसे प्राचीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। उसका नाम है, स्थान है हथनोरा। लगभग 5 लाख से लेकर 2.5 लाख वर्ष पुराना यह कपाल है या मानव की खोपड़ी है। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने 1982 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि भारत में मानव की उपस्थिति का सबसे प्रथम साक्ष्य हथनोरा से प्राप्त हुआ है। हथनोरा सीहोर जिले के अंतर्गत है जिसे नर्मदा मानव का की संज्ञा दी गई है। साथ ही इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में की है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल और प्राचीन इतिहास का हमने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। कल से हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए या क्या क्या रहा, उन चीजों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।